2017 से लेकर आज के दिन तक म्यांमार में तकरीबन 24,000 रोहिंग्या मुसलमानों को मार दिया गया और 7.5 लाख के करीब लोग मुँह छोड़कर भाग चुके। यूनाइटेड स्टेट्स ने इस सबको एक जेनोसाइड का नाम दिया क्योंकि उनके मुताबिक एक स्पेसिफिक एथनिक माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए किया जा रहा था। The Biden administration has formally declared Myanmar's years-long repression of the Rohingya Muslim population as genocide and crimes against humanity. Beyond the Holocaust, the United States has concluded that genocide was committed 7 times. Today marks the 8th. The Indian government doesn't want us. I would rather they killed us than send us back. These before and after satellite images show the extent to which the Rohingya part of the village was burnt to the ground. Only the Buddhist area to the top left was spared. But there is no proof of genocidal intent. That is the defense of the country's de facto leader, the Nobel Peace Prize laureate Aung San Suu Kyi. इसके मेन रीजंस पे आने से पहले आपको रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। म्यांमार की रखाइन स्टेट को हिंदी में रोहंग कहा जाता था। रखाइन स्टेट का पुराना नाम अराकान स्टेट था, लेकिन 1990s में इस नाम को चेंज करके रखाइन स्टेट रख दिया गया था। रोहिंग्या कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी रखाइन स्टेट में रहती है। 2014 के सेंसस के मुताबिक रखाइन स्टेट में रोहिंग्या कम्युनिटी की पॉपुलेशन तकरीबन 10 लाख थी, जो कि उनका 31% बनाती थी। लेकिन एथनिक क्लिंजिंग और जेनोसाइड की वजह से ये तादाद कम होते होते 2019 में सिर्फ 6 लाख रह गई थी। इस पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा इस्लाम को फॉलो करता है। म्यांमार में इस्लाम के सबसे पहले और सबसे पुराने ट्रेसेस 7th सेंचुरी में देखने को मिलते हैं, जब अरब ताजरों ने बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस करवाया था। उनकी प्रीचिंग्स और इंटर रिलीजन मैरिजेस की वजह से इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। याद रखेंगे म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और ये नाम म्यांमार में 1980s में चेंज किया गया था। तो 1430 में म्यांमार के नॉर्थ में मौजूद एक टाउन मोरक्को पर हमला करके किंगडम ऑफ मोरक्को की बुनियाद रखी गई। ये किंगडम बेसिकली एक इस्लामिक किंगडम नहीं थी, लेकिन इसके एक सक्सेसर अली खान ने इस्लाम को फॉलो किया। उसने 1437 में बांग्लादेश के एक शहर चिट्टागोंग पर कब्जा किया और 1459 में उसने बांग्लादेश के शहर रामू पर कब्जा किया। इसकी रीन के दौरान बंगाली या इंडियंस ने बांग्लादेश से म्यांमार में आना शुरू कर दिया। अब क्योंकि मोरक्को रखाइन स्टेट का एक पार्ट था, तो जब 1785 में म्यांमार की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट किंगडम कोंगमोंग डायनेस्टी ने इस एरिया पर हमला किया, तो यहाँ पे मौजूद 35,000 लोगों ने जगह छोड़कर ब्रिटिश कंट्रोल्ड बंगाल में पनाह ले ली। बंगाल से रखाइन स्टेट में जाना इतना आसान इसलिए था क्योंकि ये दोनों एरियाज आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसा कि आप इस मैप पे देख सकते हैं। 1885 में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद ब्रिटिश ने म्यांमार का पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया। जिस जंग में एंग्लो लफ्ज का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है इस जंग में ब्रिटिश इन्वॉल्व थे। इस एरिया का कंट्रोल लेने के बाद सब कॉन्टिनेंट और म्यांमार पूरी तरह एक ब्रिटिश कॉलोनी बन गए। अब इस इरा में इंडिया से म्यांमार में लोगों ने अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए आना शुरू कर दिया। इस माइग्रेशन की पीक 1927 में हुई, जब 4,80,000 लोग इंडिया से म्यांमार आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया से म्यांमार आना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये पूरा एरिया एक कॉलोनी था। कोई भी इंसान कॉलोनी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में आके रह सकता है। ब्रिटिश के अपने इंटरेस्ट की वजह से ब्रिटिश कंट्रोल में म्यांमार की इकोनॉमी बहुत खराब होने लग गई। उन्होंने वहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस सेट कर दी और सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो गया था। उस वक्त म्यांमार राइस का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में राइस की प्राइसेस बहुत हाई थी, लेकिन ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट के लिए लोकली राइस की प्राइसेस को लो रखा और बाहर उनको हाई प्राइसेस में बेचा। इन सब इवेंट्स की वजह से लोकल म्यांमार के फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई। उनके पास लैंड कल्टीवेट करने तक के पैसे नहीं थे। अब उनको इन लैंड्स की कल्टीवेशन के लिए लोन चाहिए था और उन्होंने लोन्स के लिए इंडियन मर्चेंट्स की तरफ रुजू किया। अब इंडियन ताजरों ने इस सिचुएशन का पूरी तरह फायदा उठाया और उन्होंने जमीनें गिरवी रखवा के लोन देना शुरू कर दिए। अब उनकी चालाकी का इसी से अंदाजा हो सकता है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू के दिन थे तो दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। अब इंडियन ताजरों ने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और उन्होंने लोन्स वापस मांगना शुरू कर दिया। अब फार्मर्स की सिचुएशन तो इतनी खराब थी कि उनसे लोन्स वापस ना हुए और इंडियन ताजरों ने इसका फायदा उठाया और उन्होंने आगे उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। अब इंडियन ताजिर लोकल म्यांमार के लोगों की जमीनों पे आके रहने लगे और उन्हीं की जमीनों पे उनसे अच्छी हालत में रहने लगे। अब इस सब ने लोकल बर्मा के लोगों के दिलों में इंडियंस के खिलाफ बहुत ज्यादा हेट भर दी। जो इसके अगला इवेंट हमारे पास आता है वो आती है वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया और जो लोकल बर्मीज लोग थे उन्होंने जापानीज फोर्सेस को सपोर्ट किया। अब बजाय इसके कि ये कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटिश और जापान का होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट इंडियंस और बर्मीज का हो गया। ब्रिटिश ने म्यांमार में अपने इस इंडियन फोर्स को वी फोर्स का नाम दिया। जब ये फोर्स मजबूर होकर ब्रिटिश कंट्रोल म्यांमार में आई तो इन्होंने वहां पे पहले से मौजूद 20,000 लोकल बर्मा के लोगों को मारा। इसके रिएक्शन में पूरे म्यांमार में तकरीबन 5,000 इंडियन या स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को मार दिया गया। जब जापानीज फोर्स ब्रिटिश कंट्रोल म्यांमार पर हावी होने लगी तो तकरीबन 22,000 इंडियंस भागकर बंगाल वापस आ गए। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद और म्यांमार के पार्टीशन के दौरान तकरीबन 14,000 लोग इंडिया से म्यांमार वापस आए। अब उन लोगों के मुताबिक वो अपने घर वापस आए थे। अब म्यांमार में मौजूद इंडियंस को उनसे अलग करने के लिए रोहिंग्या कम्युनिटी कहा जाने लगा, क्योंकि ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद रोहिंग्या कम्युनिटी की सबसे पहली कोशिश ये थी कि वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए।
उन्होंने यहाँ बहुत सारे मूवमेंट्स भी चलाए। कायद-ए-आज़म को पैगाम भी भेजा कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन कायद-ए-आज़म ने म्यांमार की किसी भी स्टेट में इंटरफेयर करने से मना कर दिया। रोहिंग्या कम्युनिटी को इंडिपेंडेंस के बाद 14 साल तक बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया गया। इनको 1947, 56 और 57 के इलेक्शंस में पूरी रिप्रेजेंटेशन मिली। यहाँ तक कि 1957 में इलेक्ट होकर आने वाली म्यांमार की असेंबली में पहली 2 फीमेल में से एक रोहिंग्या कम्युनिटी की जोरा बेगम थी। रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए रखाइन स्टेट में अलग से एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाई गई जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास था, यानी कि उनको उनके पूरे राइट्स मिले। ये सब कुछ ठीक चल रहा था। 1962 में म्यांमार की गवर्नमेंट ने एक स्टेट रिलीजन एक्ट पास किया। उस एक्ट के मुताबिक बुद्धिज्म म्यांमार का ऑफिशियल रिलीजन होगा और बुद्धिस्ट रिलीजियस कैलेंडर पूरे म्यांमार में यूज किया जाएगा। इस एक्ट ने म्यांमार में मौजूद माइनॉरिटीज को बहुत हर्ट किया और मुल्क की यूनिटी खतरे में आ गई थी। इसके साथ साथ मुल्क की रूलिंग पार्टी AFP-FL के इन पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उनके टुकड़े होने लगे और इससे मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बहुत खतरा पहुंच रहा था। म्यांमार की मिलिट्री ने ऐसे हालात में मुल्क की गवर्नमेंट पलट दी और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। ये मार्शल लॉ रोहिंग्या कम्युनिटी के लिए किसी नाइटमेयर से कम ना था। मार्शल लॉ के इस पीरियड के दौरान रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की इंतहा देखने को मिली। रोहिंग्या कम्युनिटी के सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव जोन का कंट्रोल आर्मी के पास चला गया था और उनके पॉलिटिकल राइट्स खत्म कर दिए गए थे। 1978 में मिलिट्री ने ऑपरेशन नागामिल लॉन्च किया जिसका मकसद ये था कि नेशनलिस्ट को नॉन नेशनलिस्ट से अलग कर दिया जाए। इस ऑपरेशन का मेन टारगेट रोहिंग्या कम्युनिटी थी और रोहिंग्या कम्युनिटी के नेशनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मुझसे ले लिए गए। इस ऑपरेशन की वजह से रोहिंग्या कम्युनिटी के तकरीबन 2 लाख लोग बांग्लादेश भाग गए और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उनके राशन भी रोक दिए। इस सब की वजह से तकरीबन 12,000 रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग मारे गए। 1978 में इस ऑपरेशन के कुछ देर बाद बांग्लादेश और म्यांमार की गवर्नमेंट में एक रिपेट्रिएशन एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी कि जो रेफ्यूजीज म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आए उनको म्यांमार वापस बुलाएगा और उनको वहां जगह देगा। ये कैम्बोडियन रेफ्यूजीज के थाईलैंड से रिटर्न के बाद एशिया का दूसरा बड़ा रेपेट्रिएशन प्रोसेस था। इसके कोई तकरीबन 4 साल बाद म्यांमार में एक सिटीजनशिप लॉ अनाउंस हुआ। इस सिटीजनशिप लॉ के अकॉर्डिंग जो कम्युनिटी या ग्रुप 1824 में ब्रिटिश की तरफ से म्यांमार में करवाए गए सर्वे के अंदर मौजूद नहीं था, वो म्यांमार का सिटीजन नहीं है, क्योंकि 1823 में पहली एंग्लो बर्मीज वॉर के बाद इंडिया से म्यांमार माइग्रेशन की सबसे पहली वेव देखी गई थी। अब इस लॉ के अंडर म्यांमार में मौजूद 8 बड़ी एथनिसिटीज को 135 छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। रोहिंग्या कम्युनिटी उन 135 ग्रुप्स में से किसी एक ग्रुप में भी नहीं थी। अब किसी एक सर्वे के पीछे एक पूरे ग्रुप के फ्यूचर को डिसाइड करना कितना प्रॉब्लमेटिक था। चलो अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेंगे वो म्यांमार के सिटीजन नहीं है और उनको निकाल दिया जाए, तो वो लोग जो सदियों से वहां रह रहे हैं वो किधर जाएंगे। 1988 में म्यांमार में मिलिट्री के खिलाफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट चली। इन मूवमेंट्स को म्यांमार की एक बहुत बड़ी लीडर ऑंग सान सूची की पार्टी NLD लीड कर रही थी। इसके एक ही साल बाद 1989 में म्यांमार के स्टेट प्रोटेक्शन एक्ट 1975 के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 10B के अंडर ऑंग सान सूची को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि मिलिट्री के अकॉर्डिंग वो मुल्क में इंतशार फैला रही थी। 1990 में म्यांमार में जो इलेक्शंस हुए उनमें ऑंग सान सूची की पार्टी NLD को बहुत बड़ी सक्सेस मिली, लेकिन मिलिट्री ने इलेक्शंस को इनवैलिडेट करार देके फिर से गवर्नमेंट संभाल ली। अब मिलिट्री ने उन सारी पार्टीज के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया जो कि उस डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल थी। उसमें रोहिंग्या कम्युनिटी की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी NDP भी शामिल थी। इस पार्टी ने इन इलेक्शंस में 4 सीट्स जीती थी, लेकिन इसको भी बैन कर दिया गया और इसके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद म्यांमार की मिलिट्री ने ऑपरेशन पीथाया लॉन्च किया, जिसका मतलब क्लीन एंड ब्यूटीफुल नेशन होता है, और फिर से इस ऑपरेशन का मेन टारगेट रोहिंग्या कम्युनिटी थी। रोहिंग्या कम्युनिटी पर फोर्स लेबर, उनके जमीनों पर कब्जा करना, उनके घरों और मवेशियों पर कब्जा करना, उनके मस्जिदों को गिराना और उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज को बैन करना, सारा कुछ मिलिट्री की तरफ से प्रमोट किया जाने लगा। रोहिंग्या कम्युनिटी के तकरीबन 2.5 लाख लोग म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश चले गए। 1991 से 1992 के दरमियान म्यांमार की मिलिट्री ने एक स्पेशल बॉर्डर फोर्स बनाया, जिसका मकसद रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकना था। 1992 में फिर से बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान में एक रेपेट्रिएशन एग्रीमेंट साइन हुआ। इस एग्रीमेंट के अंडर तकरीबन 1.5 लाख लोग बांग्लादेश से म्यांमार वापस आए। अब 1994 में रोहिंग्या कम्युनिटी के न्यू बॉर्न बेबीज को बर्थ सर्टिफिकेट देने से भी मना कर दिया गया, लेकिन 1995 में हालात कुछ नॉर्मल है जब रोहिंग्या कम्युनिटी को रजिस्ट्रेशन कार्ड्स दिए गए, जिनको वाइट कार्ड्स भी कहते थे, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे दिए गए थे और ये उनकी सिटीजनशिप का कोई खास प्रूफ नहीं था। रोहिंग्या कम्युनिटी पर मुजालिम की इसकी अगली बड़ी वेव 2016 में देखने को मिली, लेकिन उससे पहले कई ऐसे इवेंट्स हुए जिनका इस वेव को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल था। 2008 में जब म्यांमार की कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज की गई तो रोहिंग्या कम्युनिटी और उनके लीडर्स की कोई ओपिनियन नहीं ली गई। 2012 में बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम 969 था। 969 बुद्धा के प्रैक्टिसेस, वर्चू और कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस मूवमेंट का मेन मकसद बुद्धिज्म की प्रीचिंग और उसकी प्रोटेक्शन था। इस मूवमेंट की वजह से इस्लाम की बढ़ती हुई एक्सपेंशन को देखकर बुद्धिस्ट और मुस्लिम के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। इन लड़ाइयों का मेन टारगेट रोहिंग्या कम्युनिटी बनी, क्योंकि रोहिंग्या कम्युनिटी में म्यांमार के मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मूवमेंट ने मुस्लिम से वायलेंस को बहुत प्रमोट किया और कुछ देर बाद इस मूवमेंट को बैन कर दिया गया।
लेकिन इस मूवमेंट की वजह से हजारों की तादाद में रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग मुल्क छोड़कर भाग गए। जनवरी 2014 में एक एक्सट्रीमिस्ट एंटी मुस्लिम मूवमेंट चली जिसका नाम मापा था। इस मूवमेंट में 969 मूवमेंट के बहुत सारे लोग शामिल थे। इन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कुछ खरीदना भी है तो वो भी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले इंसान की दुकान से खरीदा जाए। इस मूवमेंट ने एंटी मुस्लिम और स्पेशली एंटी रोहिंग्या सेंटीमेंट्स को बहुत फरोग दिया। इसके बाद अप्रैल 2014 में 30 साल में पहली दफा म्यांमार में जो सेंसस कंडक्ट करवाया गया उसमें भी रोहिंग्या कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं किया गया। मार्च 2015 में रोहिंग्या कम्युनिटी को जो व्हाइट कार्ड मिला था वो भी उनसे वापस ले लिया गया। नवंबर 2015 में जो म्यांमार में इलेक्शंस हुए उनमें रोहिंग्या कम्युनिटी को राइट ऑफ वोट भी नहीं मिला और पॉलिटिकल ऑफिस रन करने का राइट भी नहीं मिला। अब इतने साल जुल्म सहने के बाद 17 अक्टूबर 2016 को फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए रोहिंग्या कम्युनिटी के ग्रुप ने म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर की 3 पोस्टों पर हमला किया और इसके नतीजे में 9 सिक्योरिटी ऑफिसर्स मारे गए। म्यांमार की मिलिट्री ने इसके रिस्पॉन्स में क्लियरेंस ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन की वजह से रोहिंग्या कम्युनिटी के खिलाफ वाइड स्केल ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला। रोहिंग्या कम्युनिटी के कई गांव जला दिए गए, तबाह कर दिए गए और उनको बुलडोजर से बिल्कुल साफ कर दिया गया। रोहिंग्या कम्युनिटी के तकरीबन 90,000 लोगों को मुल्क छोड़ना पड़ा। इस क्रैकडाउन को इंटरनेशनल हेट मिला जिसमें कि बड़े नाम UN, US, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ग्रुप थे। लेकिन ऑंग सान सू ची जिन्होंने इतनी देर के लिए डेमोक्रेसी के लिए फाइट की और वो पावर में भी आ गई थी, वो इस सब पर खामोश थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर वो आर्मी के खिलाफ बोलती तो म्यांमार को शायद एक और मिलिट्री को देखने को मिलता। ऑंग सान सू ची को अपने इस खामोश रहने पर बहुत क्रिटिसिज्म मिला। UN की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 तक रोहिंग्या कम्युनिटी का डेथ टोल 10,000 तक पहुंच गया था। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों की तादाद तकरीबन 10 लाख हो गई थी और दुनिया के बाकी हिस्सों में मौजूद रोहिंग्या कम्युनिटी की तादाद इस टेबल में देख सकते हैं। इस इवेंट को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की तरफ से एक जेनोसाइड का नाम दिया गया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी परमानेंट मेंबर ह्यूमैनिटेरियन एड देने से आगे नहीं बढ़ा और उन्होंने म्यांमार के खिलाफ कोई सख्त एक्शन भी नहीं लिया। इसकी मेन रीजन उन मुल्कों के म्यांमार में इंटरेस्ट है। अगर रोहिंग्या मेजोरिटी एरियाज में देखा जाए तो वहाँ पे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, बहुत सारे मुल्कों को वहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट होता है। और अगर ट्रेड की तरफ जाएं तो इंडिया, चाइना और रशिया म्यांमार के टॉप आर्म सप्लायर्स हैं। तो क्यों कोई भी मुल्क अपने इंटरेस्ट छोड़ के किसी माइनॉरिटी के लिए लड़ेगा? अगर इसके सोल्यूशन की तरफ आए तो इसका लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन यही होगा कि म्यांमार की गवर्नमेंट और रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों के दरमियान में पीस टॉक्स करवाई जाए। रोहिंग्या कम्युनिटी का ट्रस्ट गेन किया जाए कि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगी और वो अपने अपने घरों में वापस जा सकेंगे और उनके लिए नेशनैलिटी लेने के प्रोसेस को बहुत आसान बनाया जाए। ये कहना जितना आसान है इसको करना उतना मुश्किल है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी और एशियन कम्युनिटी कोशिशें करे और प्रेशर डाले म्यांमार पे तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है। इस केस को लेकर ओपन और फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। यही वो पॉसिबल सोल्यूशन है जिनसे रोहिंग्या कम्युनिटी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से बाहर आ सकेगी। अगर आपके जहन में इसका कोई अच्छा सोल्यूशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।